नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबर। ईरान इजरायल युद्ध 5वें दिन और भी खतरनाक हो गया है। इजरायल ने तेहरान और इस्फहान में मिसाइल ठिकानों पर हमले किए, वहीं ईरान ने ब्लास्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे। लेबनान में हिजबुल्लाह भी सक्रिय है, जबकि नेतन्ज परमाणु केंद्र को नुकसान की पुष्टि हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध कई हफ्तों तक चल सकता है। उधर पाकिस्तान ने संकेत दिए हैं कि सऊदी अरब पर हमला हुआ तो वो युद्ध में उतर सकता है। असम में कांग्रेस ने 42 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें गौरव गोगोई जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। दक्षिण में कर्नाटका में नियांक चुनाव टालने से हजारों करोड़ के नुकसान की आशंका है। तमिलनाडु में कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं विजय ने चुनाव को ओशनिक इमोशन बताया। केरला में नर्सेस ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। ईरान जंग तेज, लेबनान पर इजरायल के घातक हमले, हिजबुल्लाह ठिकाने निशाने पर, खामने के उत्तराधिकारी को भी मारने की धमकी। शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1122 अंक लटका, निफ्टी 24,500 के नीचे। मिडिल ईस्ट तनाव से निवेशक सहमे। T20 वर्ल्ड कप ने तोड़े रिकॉर्ड, जय शाह की अगुवाई में ललित मोदी ने की सराहना। फाइनल से पहले ही व्यूअरशिप नई ऊंचाई पर, सीपीएम को झटका। जी सुधाकरन ने सदस्यता नवीकरण ठुकराया। केरला नेतृत्व की टिप्पणी के बाद बड़ा फैसला। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। ईरान इजरायल युद्ध आज 5वें दिन में और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। इजरायल ने ईरान के तेहरान और इस्फहान में मिसाइल ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए, साथ ही लेबनान में भी हमले किए गए, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने इजरायल और कड़ी देशों की और ब्लास्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे, जिससे कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के एक सैन्य अड्डे पर प्रीशियस मिसाइल दागने का दावा किया है। वहीं सऊदी अरब के रास तेनुरा स्थित तेल निर्यात केंद्र, जिसे सऊदी आर्मको चलाती है, पर भी हमला हुआ है। इसे वैश्विक तेल आपूर्ति पर खतरा बढ़ गया है। उधर इराक के कुर्द क्षेत्र में एक कैंप पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने पुष्टि की है कि नाट्स न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है, हालांकि रेडिएशन का कोई खतरा नहीं बताया गया है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये युद्ध कई हफ्तों तक चल सकता है। लगातार बढ़ते हमलों के बीच पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। पाकिस्तान ने संकेत दिए कि वो ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक दर ने बताया कि उन्होंने ईरान को साफ चेतावनी दी थी कि अगर सऊदी अरब पर मिसाइल या ड्रोन हमला हुआ तो पाकिस्तान अपने रक्षा समझौते के तहत कदम उठाएगा। दरअसल पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा रक्षा समझौता हुआ था। इसके तहत अगर एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। दर का कहना है कि इस समझौते की वजह से सऊदी अरब पर कम हमले हुए, हालांकि हालत बेहद तनावपूर्ण है। ईरान ने रियाद में अमेरिकन दूतावास परिसर और रास तनियर तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। वहीं सऊदी अरब ने कहा है कि उसे जवाब देने का पूरा अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह फैसला आसान नहीं है। देश में लगभग 4 करोड़ सिया आबादी है जो ईरान का समर्थन करती है। साथ ही अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान से भी तनाव जारी है। ऐसे में पाकिस्तान 2 मोर्चों पर युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बढ़ते तनाव पर टिकी हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मंगलवार 3 मार्च को असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने 42 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। असम में कुल 126 विधानसभा सीट है और अगले 2 महीनों में यहाँ चुनाव होने वाले हैं। पार्टी ने सूची में अनुभवी नेताओं के साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में
5 मौजूदा विधायकों और 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। महिला उम्मीदवारों में पूर्व मंत्री प्रणाति फुकान और विधायक नंदिनी दास समेत अन्य नाम शामिल है। सबसे अहम नाम है सांसद और आसाम कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार गौरव गोगोई का। गौरव जोरहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में भी जोरहाट से जीत हासिल की थी। गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया पर लोगों का आभार जताते हुए कहा कि अब समय है आसाम को नई और मजबूत दिशा देने का। उनका जोरहाट से चुनाव लड़ना ऊपर आसाम में कांग्रेस की खोई जमीन वापस पाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव समय पर ना होने के कारण लगभग 6,000 करोड़ रुपए का बड़ा वित्तीय नुकसान होने की आशंका है। दरअसल 16th फाइनेंस कमीशन ने सिफारिश की है कि केंद्र के कुल टैक्स राजस्व का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। इसी के तहत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को भी फंड मिलना था। कर्नाटका को 5 साल में ग्रामीण निकायों के लिए 15,1111 करोड़ और शहरी निकायों के लिए 14,746 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन शर्त साफ है, स्थानीय निकाय चुनाव समय पर होना चाहिए। अभी तक 81 जिला पंचायत, 239 तालुक पंचायत, 5,950 ग्राम पंचायत, 187 नगर परिषद और 5 नगर निगमों के चुनाव लंबित है। चुनाव ना होने से इस वित्त वर्ष में लगभग 3,175 करोड़ रुपए की कमी पहले ही दिख रही है, जिसमें 1,475 करोड़ सिर्फ बेंगलुरु नगर निगम के लिए है। सालाना हिसाब से लगभग 5,979 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। राज्य बजट पेश होने से ठीक पहले ये बड़ा संकट माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि जरूरी दिशा निर्देश पूरे कर जल्द चुनाव कराया जाए, तभी केंद्र से पूरा फंड मिल पाएगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और डीएमके के बीच चल रही सीटों की खींचतान आखिरकार खत्म हो गई है। होली के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद सीट शेयरिंग फाइनल कर ली गई है। काफी देर की बातचीत और मतभेदों के बाद तय हुआ कि कांग्रेस तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही डीएमके ने कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट देने का भी वादा किया है। बता दें कि कांग्रेस शुरुआत में 35 विधानसभा सीट और 2 राज्यसभा सीट मांग रही थी, जबकि डीएमके 25 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं थी। पिछली बार डीएमके ने कांग्रेस को 25 सीट दी थी, जिनमें से 18 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस खुद को मजबूत स्थिति में बता रही है, लेकिन डीएमके ने अपनी सीमा साफ कर दी है। आखिरकार खड़गे और स्टालिन की सीधी बातचीत से बीच का रास्ता निकला और 28 सीटों पर सहमति बन गई। अब जल्दी दोनों दल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस समझौते की आधिकारिक घोषणा करेंगे। अभिनेता से नेता बने विजय ने आने वाले विधानसभा चुनाव को सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि ओशनिक इमोशन यानी भावनाओं का समंदर बताया है। तंजावुर में अपनी पार्टी तमिळग वेट्री कड़गम की बैठक में विजय ने कहा कि ये चुनाव उनके और उनके समर्थकों के लिए दिल से जुड़ा आंदोलन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि पार्टी का चुनाव चिन्ह विसिल हर घर और हर बूथ तक पहुंचे। चेन्नई सुपर किंग्स के नारे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे स्टेडियम में विसिल पोड की गूंज होती है, वैसे ही इस बार बैलेट बॉक्स में भी वही जोश दिखना चाहिए। विजय ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधते हुए इसे स्टालिन बनम विजय की सीधी लड़ाई बताई। उन्होंने द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम को तीय शक्ति यानी बुरी शक्ति कहा और आरोप लगाया कि सरकार अपनी पकड़ कमजोर होती देख आरोप लगा रही है। किसानों और भूचाल संकट का मुद्दा उठाते हुए विजय ने कहा कि अगर रेत चोरी, जंगल कटाई और खनिज लूट जारी रहेगी तो हालत कैसे सुधरेंगे। अब देखना होगा कि जनता इस भावनात्मक अपील को किस तरह लेती है। तिरुवनंतपुरम में निजी अस्पतालों की नर्सेस ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में नर्सेस सड़क पर उतरी और धरना दिया। ये प्रदर्शन यूनाइटेड नर्स एसोसिएशन यानी यूएनए के नेतृत्व में किया गया। नर्सेस का कहना है कि वे कई सालों से सैलरी बढ़ाने और
काम की बेहतर शर्तों की मांग कर रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर धीमी गति से काम कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार की सुस्त नीति के कारण उन्हें मजबूरन संकट कदम उठाना पड़ रहा है। करीब 490 निजी अस्पतालों की हजारों नर्सेस ने ऐलान किया है कि वे गुरुवार से पूर्ण हड़ताल पर जाएंगी और ड्यूटी का बहिष्कार करेंगी। इस बीच कांग्रेस नेता रमेश चन्नीतला भी मौके पर पहुंचे और नर्सेस का समर्थन किया। अगर हड़ताल जारी रहती है तो राज्य की स्वास्थ्य सेवा पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए केटीवी भारत। धन्यवाद।